आज मैं जिस केस के बारे में बात करने वाला हूँ वो अपने आप में बेहद अलग और रहस्यमय है। इस केस में इतने ज़्यादा ट्विस्ट, इतने ज़्यादा टर्न्स आए हैं कि पुलिस भी चकरा गई। दरअसल 2 अक्टूबर 2012 पुणे में एक लड़की अपनी बर्थडे पार्टी में जाती है और अगली सुबह उसकी लाश मिलती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है शराब की ओवरडोज और उसके शरीर में एक मर्द का दिल है। फिर डीएनए टेस्ट होता है उन 17 लोगों का जो उस दिन बर्थडे पार्टी में थे, लेकिन उनमें से कोई भी गुनाहगार नहीं निकलता है। आखिरकार पुलिस इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप देती है, फिर क्राइम ब्रांच सीबीआई को। आज का ये वीडियो एक ऐसे केस पर आधारित है जो सिर्फ मौत ही नहीं बल्कि एक रहस्य है इंडिया का सबसे पेचीदा मर्डर मिस्ट्री, सनम हसन मर्डर केस, जो आपको आखिर तक बांधे रखेगी। अगर आपने वीडियो पर क्लिक किया है तो इसको आप आखिर तक जरूर देखें। कहानी शुरू होने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं शाकिर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं रियल क्राइम स्टोरी। इस कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के पुणे में रहने वाली एक सनम हसन नाम की लड़की से। इस लड़की की उम्र महज 19 साल थी। ये पुणे में रहकर फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी और ये सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी। इसका पूरा परिवार मुंबई में रहा करता था। इसके परिवार में इसके माता पिता और इसका बड़ा भाई था। वैसे तो इस परिवार के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी सनम हसन अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। इसीलिए वो मुंबई से पुणे शिफ्ट हो गई थी। यहाँ पर रहते हुए वो अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर रही थी, साथ ही वो एक पार्ट टाइम जॉब करती थी। मुंबई के फिनिक्स कॉम्प्लेक्स में एक जाना माना एल्डो शोरूम था। वो यहाँ से पैसे भी कमाया करती थी, साथ ही ये फुटबॉल की प्लेयर भी थी। यानी कि सनम हसन हर फील्ड में बहुत अच्छा काम करती थी और इसके माता पिता भी इससे बहुत ज्यादा खुश रहा करते थे और वो अपनी बेटी से मिलने के लिए पुणे भी आया करते थे। पुणे में रहते हुए सनम हसन के बहुत सारे दोस्त भी बन चुके थे। जिस कॉलेज में वो पढ़ती थी वहां पर भी उसके बहुत सारे दोस्त थे। जहां पर एल्डो के शोरूम में वो जॉब करा करती थी वहां पर भी उसके बहुत सारे दोस्त थे। अब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। फिर तारीख आती है 2 अक्टूबर 2012, जिस दिन सनम हसन का बर्थडे था, जिस वजह से उसके माता पिता मुंबई से मिलने के लिए पुणे आए थे और उसके माता पिता सनम हसन के साथ पूरे दिन घूमते फिरते हैं और होटल में भी खाना खाते हैं। और सनम हसन उसी दिन अपने पेरेंट्स को बताती है कि आज रात को उसके साथ काम करने वाले एक लड़के ने उसकी बर्थडे पार्टी अरेंज की है। दरअसल एल्डो के शोरूम में उसके साथ एक लड़का काम करता था जिसका नाम मोहनीश विजय था और आज की रात इसने सनम हसन के लिए बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। वो पूरे दिन अपने पेरेंट्स के साथ रहती है और अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है और उसी रात को अपने दोस्तों से मिलने चली जाती है। सनम हसन के पेरेंट्स और उसका भाई होटल में ही रुक जाते हैं। होटल से तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर एक दोस्त के फ्लैट में मोहनीश विजय ने ये पार्टी अरेंज की थी। ये पार्टी ऑर्गेनाइज होती है 2 अक्टूबर 2012 की और यहीं से कहानी करवट लेती है। ऐसी करवट जो हर किसी के रोंगटे खड़े कर दे। ये रात बीत जाती है और अगला दिन आ जाता है, यानी कि 3 अक्टूबर 2012 सुबह के तकरीबन 8 बजे मोहनीश विजय सनम के पिता को कॉल करता है और कहता है कि जल्दी से नजदीकी हॉस्पिटल में आ जाइए। सनम की हालत बहुत खराब है। सनम के पेरेंट्स भागते दौड़ते हॉस्पिटल पहुंचते हैं, लेकिन वहां जाकर उन्हें मालूम चलता है कि सनम की मृत्यु हो चुकी है। अब जो सनम के पेरेंट्स हैं वो बिल्कुल शॉक में चले जाते हैं क्योंकि कल तक उनकी बेटी जिंदा थी, बर्थडे सेलिब्रेट किया था और आज उनकी बेटी के साथ ऐसा हो गया। यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और बॉडी की जांच की जाती है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो सनम की बॉडी में अल्कोहल की मात्रा बहुत ज्यादा पाई गई, यानी कि उसने अपनी मर्जी से या किसी ने बहुत ज्यादा जबरदस्ती करके उसको शराब पिलाई थी। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सनम की बॉडी से कुछ सीमेन के सैंपल्स भी मिलते हैं, यानी मृत्यु से पहले सनम के साथ संबंध भी बनाए गए थे। लेकिन ये क्लियर नहीं था ये संबंध सहमति से बनाए गए थे या फिर जबरदस्ती। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक चौंकाने वाली बात सामने आई। सनम हसन के शरीर में जो दिल था वो किसी मेल का था। देखो, जब पोस्टमार्टम होता है तो शरीर के सारे अंगों को निकालकर उनकी जांच की जाती है। डॉक्टर ने जब उसके हार्ट की जांच की तो उसके प्रोटीन में पाया गया ये जो हार्ट है किसी फीमेल का नहीं बल्कि मेल का है।
अब ये कैसे संभव हो सकता है किसी फीमेल के अंदर मेल का हार्ट ग्रो कर रहा हो। सनम की बॉडी पर उसके मरने से पहले कोई निशान नहीं था जिससे कहा जा सके उसके हार्ट की कोई भी सर्जरी हुई थी। तो यहाँ पर पुलिस के लिए ये केस काफी ज्यादा पेचीदा होने वाला था और पुलिस के सामने काफी सारे सवाल थे। पुलिस अपनी जांच शुरू कर देती है। शुरुआती जांच में सबसे पहले पुलिस को ये मालूम करना था कि यहाँ पर सनम हसन के साथ संबंध किसने बनाए थे, उसे शराब किसने पिलाई थी। इसी को चलते पुलिस 17 लोगों को थाने लेकर आ जाती है जो उस रात पार्टी में मौजूद थे, जिसमें सनम के भी कुछ कॉलेज के दोस्त थे, साथ ही उसके साथ काम करने वाले उसके शोरूम के क्लीनर्स भी थे। पुलिस बारी बारी से सभी से पूछताछ करती है, उनके डीएनए मैच किए जाते हैं, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ना तो उन 17 लोगों में से किसी का भी सैंपल मैच करता है, यानी कि उन 17 लोगों में से किसी ने भी सनम के साथ संबंध नहीं बनाए थे। यहाँ पर केस कुछ और भी ज्यादा उलझता जा रहा था और ना ही सनम के करीबी दोस्त मोहिनीस के डीएनए सैंपल से सनम के सीमेन का सैंपल मैच करता है। के बाद पुलिस के सामने दूसरा सवाल ये था कि सनम की डेड बॉडी से जो हार्ट मिला था, आखिर वो हार्ट किसका था। अब पुलिस मोहनीस विजय से उस रात के बारे में डिटेल से पूछताछ करती है। मालूम चलता है बर्थडे पार्टी के दौरान उसके दोस्तों ने थोड़ी बहुत शराब पिलाई थी। शराब की ओवरडोज के कारण सनम को रात ही में उल्टी भी हुई थी, जिसके बाद मोहनीस ने उसे एक कमरे में सुला दिया था। धीरे धीरे ये थोड़ी बहुत शराब बहुत ज्यादा मात्रा में बदल गई और सुबह जब उन्होंने कमरे में जाकर चेक किया था तो सनम मर चुकी थी। फिर वो उसे नजदीकी हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। डॉक्टर ने जब उसको चेक किया तो उसको मृत घोषित कर दिया। उसको इस केस में कोई भी लीड नहीं मिल रही थी। ऐसे ही समय बीतता गया और साल आ जाता है 2014। सनम हसन के पेरेंट्स के कहने पर यह केस सीबीआई को हैंडओवर कर दिया जाता है। सीबीआई सारे तथ्यों को जोड़कर इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। सबसे पहले उन 17 लोगों से बात होती है, उनका बयान लिया जाता है जो उस दिन पार्टी में मौजूद थे। सभी की डीएनए की रिपोर्ट डीपली एग्जामिन की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी सीबीआई के हाथ कुछ नहीं लगता है। सीबीआई के सामने बड़ा सवाल ये भी था कि आखिर सनम हसन की बॉडी में मेल हार्ट कैसे मिला। तो सबसे पहले इसी की जांच की जाती है। तो मालूम चलता है जिस दिन सनम हसन की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हो रहा था, उस दिन उसके अलावा वहां पर 4 बॉडी मौजूद थीं, जिनका पोस्टमार्टम हुआ था। नियम के अनुसार पोस्टमार्टम करते हुए वीडियोग्राफी करना जरूरी होता है, लेकिन वहां के किसी भी मेडिकल स्टाफ ने पोस्टमार्टम करते वक्त वीडियोग्राफी नहीं की। सीबीआई की जांच में ये बात सामने आती है कि सनम हसन की मौत के मामले में कहीं न कहीं मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स की लापरवाही थी। हार्ट ट्रांसप्लांट या पोस्टमार्टम के दौरान तो हार्ट्स को लेकर गड़बड़ी कर दी थी। रिपोर्ट में ये दर्ज हुआ है कि सनम की बॉडी से किसी मेल का हार्ट बरामद हुआ, जिससे पूरे केस की दिशा ही बदल गई। यानी कि इस गड़बड़ी का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला, लेकिन सारे तथ्यों को जोड़कर यही अंदाजा लगाया गया। पर असली सवाल अब भी वही था कि मरने से पहले सनम के साथ संबंध किसने बनाए। इस सवाल को ढूंढने में पुलिस को पूरे 2 साल लग गए। फिर आया साल 2016। जब सीबीआई के हाथ कोई भी ठोस लीड नहीं लगती, तो वो कोर्ट से एक खास इजाजत मांगती है, सनम की डेड बॉडी को कब्र से दोबारा निकलवाने की। कोर्ट इस बात को मंजूरी दे देता है और फिर सनम की बॉडी को कब्र से बाहर निकाला जाता है। बॉडी से कुछ डीएनए सैंपल लिए जाते हैं और फिर उन्हें दोबारा टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है, लेकिन नतीजे फिर भी निराशाजनक रहते हैं। सीबीआई के हाथ कुछ नहीं लगता है। ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता जिससे किसी को भी मुख्य आरोपी ठहराया जाए। सनम हसन के माता पिता का साफ कहना था कि उनकी बेटी बहुत ही ज्यादा फिट थी। वो एक फुटबॉल प्लेयर थी, वो कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाती थी। उनका मानना था कि बर्थडे पार्टी में किसी ने उसे जबरदस्ती शराब पिलाई, नशे की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। सीबीआई हर एंगल से जांच करती है। दुश्मनी, जलन, प्यार, हर पहलू को खंगाला जाता है। जिन 17 लोगों को शक के घेरे में लाया गया था, फिर उनकी पूरी बैकग्राउंड जांच की जाती है। पड़ोसियों से लेकर कॉलेज के स्टूडेंट, स्टाफ, सभी से पूछताछ की जाती है। लेकिन इतनी बड़ी तहकीकात के बाद भी सीबीआई के हाथ खाली रहते हैं।
ये मामला भारतीय अपराध इतिहास के उन चंद मामलों में शामिल हो गया जो सुलझने के बाद भी अनसुलझे रह जाते हैं। जांच की इतनी लंबी प्रतिक्रिया के बावजूद इस केस में कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे किसी एक इंसान को दोषी ठहराया जा सके। आज भी ये केस पेंडिंग की लिस्ट में है। ये हत्या थी या नेचुरल डेथ, इसका कोई सबूत नहीं निकल पाया। सीबीआई की रिपोर्ट तो किसी भी निष्कर्ष तक नहीं पहुंची, लेकिन इस केस की कहानी हमें बहुत बड़ा सबक जरूर देती है। अगर आपके घर में बच्चे हैं, खासकर बेटी या बेटा जो घर से दूर पढ़ाई कर रहे हैं, तो जरूरी है आप उनकी हर एक्टिविटी पर नजर रखें। ये देखें कि वो किस माहौल में रह रहे हैं, के साथ उठते बैठते हैं और कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। और सबसे जरूरी बात, अपने बच्चों से ऐसा रिश्ता बनाएं कि वो किसी भी बात को आपसे बिना डरे शेयर कर सकें। अब ये कहानी आपने सुनी, सवाल ये है कि आपका इस केस पर क्या नजरिया है। कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारी यही कोशिश है कि आप तक ऐसी कहानियां पहुंचे, ना सिर्फ सच्ची हो बल्कि आपको कुछ सिखाएं भी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।